सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हमारी जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है काउंसलिंग की कि पसमादा जो बच्चे जो 12th करके निकले हैं, वो इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि आगे क्या करें? करियर ऑप्शन क्या है उनके पास? तो इसको लेके भी कई साथियों का सजेशन था कि आप लोग इस विषय पर भी काम करें कि उनको कोई रास्ता दिखाएँ। एजुकेशन पे आप क्या काम करते हैं? हमसे बार-बार सवाल किया जाता है, आप एजुकेशन पे क्या काम करते हैं? और हमने बार-बार कहा कि हमारे कुछ साथी हैं जो एजुकेशन पे लगातार वो काम कर रहे हैं और एक संगठन में अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग काम करते हैं ताकि वो एक मूवमेंट चले, आगे बढ़े। तो हम आज जिन साथी के साथ जुड़ रहे हैं, वो कम से कम 50 बच्चों को अब तक सरकारी जॉब में लगवा चुके हैं। अपनी एक कोचिंग चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, खाते हैं और तैयारी करते हैं। कानपुर के रहने वाले हमारे साथी मज़हर भाई, जो यूपी के मज़हर हुसैन अंसारी, जो यूपी डिविज़नल ऑफ़िसर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। उनसे हम आज बात करेंगे, उनकी अपनी कोचिंग के बारे में, उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में और वो क्या सलाह देते हैं हमारे पसमादा बच्चों को 12th करने के बाद वो क्या करें। तो मज़हर भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका और जी, आपके व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। अच्छा मज़हर भाई, पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताएँ कि आप कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? कहाँ के रहने वाले थे? क्या स्ट्रगल किया? क्या जी, मज़हर भाई। देखिए, मैं बेसिकली तो बलिया का मैं एक गाँव है परिखरा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पे पसमांदा जो आबादी है, वो 10-12 घरों की थी। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था, मतलब इंजीनियरिंग लाइन में आने का मेरा वो चीज़ नहीं था। मेरा जो मेरे घर के लोगों का सपना था कि मैं मेडिकल लाइन्स में जाऊँ। और इसलिए मेरे 10th के बाद उन लोगों ने जो है घर के लोगों ने कहा कि आप जो है बायो ले लीजिए और उसके बाद बायो से अपना मेडिकल का वो चीज़ करिए तैयारी और उसमें मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाइए। लेकिन चूँकि मेरा मैथ्स अच्छा था इसलिए जो है मैंने जो है अ, बायो में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बलिया में एक दिल्ली पब्लिक कोचिंग सेंटर था जहाँ मैं अपना कोचिंग करने के लिए जाता था। तो जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इन सब सब्जेक्टों का जो तो कोचिंग हम लोग करते थे। उसके बाद बायो जब मैथ का होता था तो बायो का अलग हो जाता था, मैथ का अलग हो जाता था। तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल लाइन में मेरा खुद का। तो अ, डिप्लोमा करने के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने 10th पे ही हो जाता है। तो 11th जब मैंने पास किया तो कुछ लड़के जो है फॉर्म भर रहे थे, जो मैथ स्ट्रीम से थे। तो मैंने पूछा भाई क्या चीज़ है ये? तो उन्होंने बताया भाई कि जो है इसको करने से आदमी जो डिप्लोमा कर लेता है इंजीनियरिंग में। तो और चूँकि उसमें हमने कहा क्या-क्या आता है पूछा जाता है इसमें? तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही पूछा जाएगा इसमें। तो मैथ तो चूँकि मेरा 10th छोड़ने के बाद जो है मैं वो छोड़ चुका था। 12th में जो है मेरा जो है बायो था। लेकिन मेरा जो है मैथ अल्लाह करम से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था और मैंने भी फॉर्म भर दिया ऐसे ही। मैं तैयारी-वैयारी नहीं किया कोई ख़ास उसका। और जब मैं एग्ज़ाम दिया, मैंने एक ही ऑप्शन दिया था मेरा चूँकि घर बलिया और बलिया में बस एक ऑप्शन दिया था सिविल इंजीनियरिंग का और मेरा उसमें हो गया। बहुत से लड़कों को नहीं हुआ, तो मेरे घर के लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं इनका जो है हो गया, तो उन लोगों ने मेरा घर पे एडमिशन करा दिया। उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था कि ये कोर्स करने से क्या होता है। बस इतना जानता था लोग कह रहे हैं सब लोग कह रहे हैं नहीं-नहीं इन्होंने जो है अपना जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया, बहुत अच्छा है। हमने चलिए ठीक है। आगे मैं इसमें तैयारी कर अपना पढ़ाई करता गया, पढ़ाई करने में मैं पास हुआ उसमें विद ऑनर्स और बलिया में टाउन पॉलिटेक्निक है, मैं वहाँ से डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, सन 2001 में मैंने किया था और उस स्कूल में मैं कॉलेज में पहली बार जो है 5 लड़के विद ऑनर्स एक क्लास से आए थे, उनमें से मैं भी था। जब हम लोगों ने कोर्स कर लिया तो उस समय आईटी सेक्टर का बहुत बूम पे था।
सब ये कहते थे कि आपने सिविल में लिया है, बहुत स्ट्रगल है। तो आईटी सेक्टर में एक कोर्स आ गया था उस समय, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 1 साल का कोर्स था। उसका भी हम लोग टेस्ट दिए और हमारे अल्लाह का करम रहा कि मेरा उसमें भी हो गया गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में लेकिन हम लोग बलिया से 3 लोग थे, मैं और अरविंद सिंह, भैरवनाथ तिवारी, ये मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, अभी भी प्रिय मित्र हैं इस समय भी। भैरवनाथ तिवारी जो है रेलवे में इंजीनियर हैं, और हमारे जो है दोस्त अरविंद सिंह जो हैं, वो हम क्लास में वो फर्स्ट आते थे, मैं सेकंड आता था। तो वो जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं इस समय, और इसमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सीपीडब्ल्यूडी में। तो हम लोग वहाँ पे गए, अपना उस कोर्स को किए। कोर्स करने के बाद जो है फिर हुआ कि जॉब के लिए हम लोग तैयारी करने लगे। जॉब 2003 में ही मेरा जॉब लग गया था, 21 साल उम्र था मेरा, और उस उम्र में जो है जॉब लगना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मेरा जॉब लगा उस समय कई विभागों में लगा एक साथ। पहले तो घर के लोगों ने ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे जो है पड़ोस में या लोगों में जो धारणा बनी रहती है कि लोगों को नौकरी नहीं लगती है, पसमानदा समाज के लोगों में ज़्यादा धारणा बनी है कि आप जो है लड़कों पे पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कम रहता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं उनसे कि इनकी जल्दी जॉब लगे। तो जब हम लोगों ने मिल करके आपस में जो है हम लोग बैठ करके अपना तैयारी करते थे। तैयारी करने के बाद जो है हमारे जो है आवास विकास परिषद, जल निगम और रेलवे में एक साथ जॉब लगा था मेरा। और मैं अभी तक जो है 2 विभाग में नौकरी करके छोड़ चुका हूँ। तीसरा विभाग है, इस समय मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में सब डिविजनल ऑफिसर हूँ। और आवास विकास में जब मैं 2003 से 2011 तक किया था, और 2011 से 2016 तक जो है पीडब्ल्यूडी में किया था। जी, अच्छा, बहुत जल्दी आपने जॉब शुरू कर दी अजहर भाई। जी जी, और जब हम जल्दी नहीं करते तो हमको जो है समाज में लोग इतने प्रेशराइज कर देते कि जैसे दूसरे पसमानदा बच्चे हैं कि वो प्रेशर में आकर के जो है अपनी स्टडी को जो है और अपनी कंपटीशन को वो छोड़ करके जो है वो दूसरे कामों में लग जाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने में फाइनेंशियली। तो मैं समझ गया था इस मसले को, तो समझ गया था कि मैं बहुत जो हूँ वैसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे हमारे घर के लोगों को मुझे विश्वास में लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कि नहीं अभी मैं तैयारी करने दीजिए और वो करने दीजिए। लेकिन उस चीज तैयारी का एक भरपूर फायदा रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं जब भी किसी एग्जाम में बैठा तो उसमें निराशा नहीं मिला, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठा। और मैं बीएचएल में भी मेरा हो गया था, और वेल में, और उससे और एक और डिपार्टमेंट था एनएचपीसी, तो उसमें मैंने जो वो निकल गया था, रिटेन निकल गया था। लेकिन मैं ज्वाइन इसलिए नहीं किया वहाँ पे, इंटरव्यू देने ही नहीं गया मैं, क्योंकि मैं जॉब में था। तो लोगों ने कहा कहाँ जाएंगे आप, और हिली एरिया में पोस्टिंग होती है उसमें। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं यूपी में ही हूँ, तो फिर मैं क्यों एक सीट खराब करने जाऊँ किसी का। तो मैं उसमें इंटरव्यू देने ही नहीं गया था, फरीदाबाद गया था इंटरव्यू। एक दोस्त मेरा है, उन्होंने बताया कि आप नौकरी छोड़िए, मैं भी छोड़ रहा हूँ, चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो है मेडीजी कोचिंग सेंटर है, वहीं पे रहेंगे। मेरे अरविंद सिंह मेरे दोस्त जो है, उन्होंने कहा। तो देखिए मैं तो नौकरी तो छोड़ने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि लाइबिलिटीज भी है, और मैंने भी एग्जाम दिया उसमें, और मेरा जो है 0.75 या ऐसे 0.6 नंबर से मेरा रिटर्न एग्जाम रुक गया था। और लेकिन 2013 की बात है, 2013 में उसी समय मैंने जो है अपने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का
वैकेंसी निकला हुआ था, तो उसमें मैंने जो है तुरंत अप्लाई किया और वहाँ से मैं चूँकि आईएएस का एग्ज़ाम देने के बाद जो तैयारी किया था, इसमें मैं आया तो एग्ज़ाम दिया बिना तैयारी के ही, और जो तैयारी था वही काम आया मेरे, और इसमें मेरा जो रैंक जो है 14th यूपी में 14वां रैंक हमारा नंबर आ गया। तो हमको इतना विश्वास था कि मेरा इसमें हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छी मेहनत की थी, और तब से मैं इसी में सेवारत हूँ, कानपुर में मेरा पोस्टिंग है। यही मेरा जो है परिचय है। जी मजहर भाई, मजहर सर, आपका परिचय बहुत ही प्रेरणादायक है। मोटिवेशन लोगों को मिलेगा जो साथी हमारे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी सीखेंगे। एक अब थोड़ा सा आपकी कोचिंग के ऊपर भी बात करते हैं ना। आप एक कोचिंग भी चला रहे हैं, वो क्या आइडिया रहा, कैसे आपने तय किया कि आप अपने खर्च पे इतने बच्चे, कितने 20 बच्चे शायद एक बार में रहते हैं ना, जहाँ तक जी। मुझे पता है। उनको रहना खाना सब कुछ, उसको कोचिंग, अच्छी कोचिंग दिलवा रहे हैं, टीचर आते हैं, हायर करते हैं, आप टीचर पढ़ाते हैं, आप खुद पढ़ाते हैं। तो इतनी इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है, इतना रिसोर्स आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, और खुद आप लगे हुए हैं वहाँ पे, है ना। जैसे क्या होता है अपने समाज में, जो लोग थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं और कुछ सेटल हो जाए, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, अपने समाज को ही छोड़ देते हैं, नहीं नहीं ध्यान देते जैसे। लेकिन आप जो है लगातार लगे हुए हैं, पसमादा साथी को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को लेके आते हैं कानपुर में। तो क्या, अच्छा, बच्चों को चुनने का क्या क्राइटेरिया होता है, तैयारी किस चीज की होती है, रहने खाने का क्या है हिसाब, थोड़ा इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे, जो दर्शक है हमारे वो देखेंगे जी। देखिए, चूंकि हमारे स्ट्रगल से आप समझ गए होंगे कि मैंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया और अपनी जिंदगी में, और जब मैं अपने मैं नौकरी कर रहा था मैं, तो मैंने एक चीज देखा कि हमारे पसमानदा समाज के लोग सरकारी नौकरियों में बहुत कम हैं, बल्कि कहे कि हम ना के बराबर हैं तो गलत नहीं होगा। तो मेरे अंदर जो है सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर में आने से पहले मैं प्रेरित हुआ दो लोगों से, और वो थे जो है, मैं उनका लेख पढ़ता था। डॉक्टर एजाज अली साहब जो है बिहार के थे, पसमानदा के बहुत बड़े आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं, अभी भी हैं, और अली अनवर साहब जो है, मैं दोनों लोगों की किताब, मैं अली अनवर साहब की किताब नस्वात की जंग पढ़ा, और इन लोगों के बारे में बार बार जो है मेरे घर पे एक वो आता था, कांति पत्रिका और मिल्ली गजट। तो मिल्ली गजट में मैंने पहली बार पसमानदा आंदोलन के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वेबसाइट पे थोड़ा सर्च करना शुरू किया है क्या चीज़ है ये। फिर मुझे लगा, उन लोगों की बातें पढ़कर मुझे लगा कि इनकी बातें जो है बहुत जेन्युइन है, बहुत प्रैक्टिकल है, और उस चीज़ को मैंने अपने जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे मैंने अप्लाई करके देखा कि इनकी बात क्या सही है, तो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सही मिल रहा था। और मेरे लाइफ पे भी ऐसा चीज़ हुआ, जो वो भी उन लोगों ने किताब में लिखा, चाहे जो भी अपने स्ट्रगल में उन्होंने जो है कहा है, जो भी मूवमेंट चला रहे थे उस दौरान, जो उन लोगों ने जो है अपने को खुद को देखा और जिसके लिए काम करते थे, तो मैंने देखा कि इनका काम जेन्युइन है, और पसमानदा आंदोलन जो है ये बहुत जरूरी है। तो मैंने जो है उसमें एक जो है हुआ कि किस किस चीज में आदमी कोई हिस्सा ले। हर आदमी, मैंने देखा कि बहुत से लोग सोशली बहुत काम कर रहे हैं, सोशल समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सोशल लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लेवल पर काम कर रहे हैं। मैंने एजुकेशन का चीज किया, सिलेक्ट किया कि चलिए मैं एजुकेशन का सेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ कि कुछ लोगों बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। तक जो है कोई समस्या नहीं आई है हमको उस चीज को, ये काम करने में। और अल्लाह का, कि मुझे लगता है अल्लाह ही चला रहा है कोचिंग, हम लोग नहीं चला रहे हैं। अच्छा और मजहर भाई, अभी आप लोग गांव लेवल पर भी काम कर रहे हैं, वहां पे देख रहा हूँ कि आप केजी के बच्चों तक को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। उसको, वो नया जो आपने प्रयोग किया है, उसको बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके पीछे रीजन है कि मुझे क्यों वहां जाना पड़ा, गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे इसलिए जाना पड़ा कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि
उनको जो है, जो कोर्स 2 साल में पूरा हो सकता है, 1 साल में पूरा हो सकता है, उनको वो कोर्स पूरा होने के लिए, उस जगह पे आने के लिए उनको जो है जो एकेडमिक पढ़ाई पढ़ाना पड़ता था, जो छूट गया था, जो बैकलॉग हो गया था। क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से, या घर के गार्जियन के ज़्यादा फोकस ना करने की वजह से, तो उन लोगों को जो है, मैंने बच्चों से पूछा भी कि भाई तुम क्यों इतना वो हो गए हो? तो पहली बात तो लोगों ने कहा, सर हम लोगों को तो यही बताया गया है कि हम लोग को नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। हमें कौन बताया भाई? तो कहे पूरे समाज में है, आप जो है समाज में जाके देखिए। तो ये बात जो है सही है कि जो है अधिकतर हम लोग के पसमानदा समाज में लोग डिमोरलाइज भी करते हैं, ये भी कहते हैं हाँ भाई नौकरी नहीं लगेगी, लड़के को जल्दी कुछ काम कराओ इनसे। तो बहुत से तो मेरे कोचिंग के बच्चे ऐसे भी थे जो उनके घर पे बहुत लंबा समय न देने का जो है वो था, प्रेशर था घर की तरफ से। हाँ, तो उनको स्किप करना पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि ये चीज कंडीशन ना है, इसलिए गांव लेवल पे एक जो है इनका फंडामेंटल जो है बेस अच्छा रहे पसमानदा स्टूडेंट का। तो जीरो से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को अभी 5 गांवों में हम लोग जो है फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें जो है कि, और उसमें जो है टारगेट हमारा ये रहता है कि इनका एकेडमिक जो है पढ़ाई तो हुई ही, साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी करने जाएं तो इनको ज़्यादा दिक्कत ना आए, मतलब कुछ बेस पहले से मजबूत रहे। तो इसलिए मुझे ये चीज़ शुरू करना पड़ा, और वहाँ पे गार्जियन का भी थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिला। जो कोचिंग में जो लड़के जो कानपुर में जो पढ़े हैं, जो कामयाब हो गए हैं, जो किसी सेक्टर में है इस समय, तो एक कोर टीम बनाया हम लोगों ने। तो उन्हीं की लीडरशिप में ही सब काम होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाता हूँ, वो बच्चे ही हमारे वो देखते हैं। एक ट्री की तरह है यह मूवमेंट एजुकेशन का, और इसमें सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। बहुत अच्छा मतलब भाई बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप इस तरीके से इतने माइक्रो लेवल पर आप काम कर रहे हैं, और ये हमारे पसमानदा समाज की बहुत खुशकिस्मती है कि आप उनके लिए इस तरीके से सोचते हैं, इतने काम करते हैं कि रिसोर्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि आप जो है फितरा ज़कात भी मांगते हैं कि भाई कोचिंग चला रहे हैं आप दें, और देखिए हम कहाँ-कहाँ नहीं देते हैं ज़कात, कहाँ-कहाँ फितरा नहीं देते हैं, लेकिन जो मेन हमारा है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, उसके लिए हमें देना चाहिए। देखिए इतना बड़ा तंत्र है, ज़कात का कितना बड़ा तंत्र है ना, कि हर आदमी जो अपनी तरफ के जो मज़हबी लोग हैं, वो तो निकालते 2.5% तो निकालते हैं सब। 2.5% बहुत होता है, जो हमारे नॉन मुस्लिम साथी वो समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे समझिए कि अगर उनके पास 1 लाख रुपया है, तो उसको उनमें 2,500 रुपया उसको निकालना है। तो 1 लाख रुपया तो बहुत ज़्यादा ही लोगों के पास होता है, जो संपत्ति है। तो वो ठीक-ठाक निकलता है, और वो जो चैनलाइज़ होता है वो मदरसों में, और ये जो चंदाबाज़ रसीद लेके घूमते रहते हैं उसमें, और एक पूरी हम तो ये देखते हैं एक पूरी जाति पैदा कर दी मुसलमानों ने ज़कात सिस्टम में, जो भिखमंगी जाति है, जिसका काम ही यही है कि वो रमज़ान में पैसे माँग के वो पूरे साल बैठ के खा लेते हैं। तो इस तरीके का है, तो और जहाँ पर खर्च होना चाहिए, तो वहाँ पे हम देने से कतराते हैं। इसको थोड़ा-सा जो साथी देख रहे हैं, अच्छा सिर्फ़ रमज़ान में ज़कात नहीं देना होता है भाई, रमज़ान में अगर आपने कुछ बच गया है तो देना होगा। मैं तो चाहूँगा कि मज़हर भाई से मैं माँग लूँगा क्यूआर कोड, वो भी लगा दूँगा इसके साथ कि भाई आप लोग ज़रूर मदद करें इनकी संस्था को, इनको मज़हर भाई को। मज़हर भाई, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मज़हर भाई, अब ये बताएँ मज़हर भाई कि जो 12th, अच्छा मैं भाई-भाई बोल रहा हूँ ज़्यादा, कई साथी बोलते हैं कि सर बोला करो तो नहीं, 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 भाई हम लोग हैं। तो मतलब भाई ये 12th कर लिए कई साथी, कई बच्चों ने, जो हमारे पसमानदा समाज के बच्चे हैं 12th कर चुके हैं। अब उनके लिए क्या ऑप्शन है? कैसे वो चूज़ करें? अब समाज में देखिए, मैं 2011 की मैं वो बताऊँ आपको जनगणना के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज में ग्रेजुएशन करने वाले जो रिलीजियस ग्रुप है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। भारत सरकार का जो आंकड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रेजुएशन में
करने वाले लोग परसेंटेज में हैं, 100 में से कितने लोग कर रहे हैं, वो जैन में है, जैन समाज में। उसके बाद क्रिश्चियन समाज में है, उसके बाद सिख समाज में है, उसके बाद हिंदू समाज में है, और सबसे नीचे जो है मुस्लिम समाज में है। अब मुस्लिम समाज में भी आप जाएंगे तो उसमें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आपको अशराफ तबके के लोग मिलेंगे। और अब्दुल्ला साहब, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, और आप भी जिस क्षेत्र में हैं आप भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि एजुकेशन हासिल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो है उसमें दूसरे स्टाफ हैं, करिकुलर स्टाफ हैं, तो इनका सपोर्ट प्रॉपर मिलना चाहिए। कहीं कहीं भेदभाव भी होता है, कहीं कहीं भेदभाव कास्ट की वजह से होता है, और उसमें पिस जाता है, कम्युनिटी की वजह से होता है। लेकिन अशराफ तबके में तो प्रोफेसर भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, तो अशराफ का जो है थोड़ा साथ दे देता है। और लेकिन जो है उनके इंस्टीट्यूशन भी हैं, पसमानदा के कुछ नहीं है। तो पसमानदा के लिए सबसे बेहतर होता है गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपना पढ़ना, उसी में जल्दी पढ़ते भी हैं, लेकिन तब भी उस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे उसमें एक 12th के बाद क्या करना चाहिए, उसमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट लड़का जो है लॉन्ग टर्म के लिए मतलब टिक सकता है कि नहीं, मतलब घर से फ्री है कि नहीं, फाइनेंशियली मतलब ठीक है कि नहीं, और घर वाले इस पे भी कोई फाइनेंशियली पे भी नहीं जाता है। क्योंकि मैंने देखा कोई लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं होते उनके बैकग्राउंड, तो वो जल्दी जो है वो उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं बिजनेस करो या कोई काम करो, मैं इतना रुपया की मैं दुकान खुलवा देता हूँ, कुछ बिजनेस करो, बस आपने ये डिग्री कर लिया ठीक है, काफी है। तो सबसे पहले चीज है जहनीत की जो है लॉन्ग टर्म में उसको जाना है कि शॉर्ट टर्म में जाना है। शॉर्ट टर्म में जो है जाना है तो आदमी जो है 12th के बाद जो है बहुत से वनडे एग्जाम है, एसएससी है, आपके जो है रेलवे में के हैं, उसके बाद स्टेट में तमाम भर्ती आती है, लेखपाल की, ग्राम सचिव की, उसके बाद वो लोग जो है ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं, जनरली ग्रेजुएशन कर ही लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है अपना समीक्षा अधिकारी इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में उनको करना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और घर वालों को भी पेशेंस देना चाहिए, समय देना चाहिए बच्चों को तैयारी करने के लिए। तो आजकल तो बहुत सारे 12th के बाद जनरली आदमी दिमाग में लोगों के यही आता है कि मैथ स्ट्रीम से है तो वो जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाए, और बायो स्ट्रीम से है तो वो जो है उसमें मेडिकल लाइन में चले जाए, जनरली यही आता है। लेकिन इन स्ट्रीमों के अलावा भी बहुत से स्ट्रीम हैं, जैसे इस समय सबसे ज्यादा डिमांड चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। हर आदमी अपना एक सीए रखना चाहता है, क्योंकि आजकल जो भी आदमी बिजनेस भी कर रहा है तो उसको भी टैक्सेशन का पूरा सिस्टम नॉलेज नहीं रहता है, तो एक सीए कर लेता है। तो इस स्ट्रीम में मैंने देखा बहुत से लोग जब से टैक्सेशन में पूरा मतलब पर ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ों के बारे में आया हुआ है, खासतौर से जीएसटी जब आया था तो बहुत से लोग जीएसटी उनको नहीं देने आता था, इनकम टैक्स निकालने बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो वो जाते हैं सीए के पास। और मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा स्ट्रीम है ये। और मुझे एक चीज से और ज्यादा देखेंगे आप कि उसमें जैन समाज के लोग सीए में बहुत ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है तो सीए में आपको ज्यादा मिलती है। कुछ अगर पसमानदा समाज को एजुकेशन में कुछ मामलों में आना है तो कुछ स्ट्रीम में आना पड़ेगा, उनको जुडिशरी में आना पड़ेगा, लॉ का वो करना पड़ेगा, क्लैट निकालें। जैसे मैं देखता हूँ कि
आज के ज़माने में ऐसा कोई घर नहीं है जो जिसका कोई मामला कोई पेंडिंग कोर्ट में ना हो, और ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, और फालतू के केस में वो दौड़ते रहते हैं, या छोटी-सी कोई धारा उनके ऊपर लग गई तो वो परेशान हो जाते हैं इतने देर में ही, और थाने-वाने में वो बहुत जा कर के उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट लॉ। स कि लॉ में क्या है, प्राविधान है, कौन से आईपीसी धारा का क्या-क्या जो है तोड़ है, संविधान में हमारा कौन-कौन से हमारे लिए आत्मरक्षा के लिए कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। चूँकि इस चीज़ में नहीं मालूम रहता तो हमारे कम्युनिटी के लोग जो है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ में आने के लिए उनको भी ज़रूरत है कि लॉ में भी आएँ, और ब्यूरोक्रेट्स में भी आएँ, और उसके साथ ही साथ जो है तो मजहर भाई कैसे, मतलब मैं आप सोचे कि मैं एक 12th का बच्चा हूँ, अब मैं परेशान हूँ कि क्या कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? मतलब हम तो ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, कि या उनके पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे अभी 12th किए हैं, तो वो अभी क्या करें, बच्चे को लेके कैसे करें, कैसे काउंसलिंग करें? देखिए वो तो जो है पहली बात तो ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है। उसको मैथ स्ट्रीम में है, बायो में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है, या उसका इंटरेस्ट जो है मान लीजिए उसको अ, पत्रकारिता में है, उसको हो सकता है कि वो लड़का उसी स्ट्रीम में सबसे बेस्ट हो। हम्म, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि देखना चाहिए बच्चे का, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर के लोग चाहते थे कि मेडिकल लाइन में जाओ, हम्म, और मेरा उसमें वो नहीं था, लेकिन घर के लोगों ने किया, तो मैं 11th में मैंने मेडिकल वो बायो ले लिया। हम्म। और मुझे मैथ, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बच्चे का जो है मन क्या करता है, और उसका जो है किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़ाहिर-सी बात है जिस चीज़ में इंटरेस्ट उसका होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा, अभी जो हमें समझ में आ रही है बातें, वो ये कि अगर बच्चा, हमारे पसवा समाज के लोग जो है वो इकोनॉमिक बहुत वीक है, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वनडे एग्जाम के लिए अगर वो जाना चाहते हैं, जो आपकी कोचिंग जिसकी भी तैयारी कराती है, और वो आपकी कोचिंग में अगर आना चाह रहे हैं, तो क्या करें? कौन सा कोर्स चूज करें, या आपकी कोचिंग का क्राइटेरिया क्या, कैसे वो आ सकते हैं उसमें? मैंने बताया थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है समाज में अपने, कि लड़कों को पढ़ने के लिए समय उनको प्रॉपर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस समय अगर कोई किसी ने आज के डेट में शुरुआत किया है अब से, तो जनरली 3 साल उनको हमारे समाज के लोगों के बच्चों को तो लग जाएगा। क्योंकि उनका बेस जो है मजबूत उतना नहीं होता है, और 1 साल में ही गार्जियन वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो भी देखना होता है बच्चों को कि वैकेंसी कब आ रही है, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम कब हो रहा है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, बीच में ब्रेक हो गया, तो वो उनका मेंटल जो है स्ट्रेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ये चीज़ें गार्जियन या दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। और हमारा पसमानदा समाज जैसे जहाँ पे हब होता है, तो वहाँ पे तो उनके माँ-बाप को भी बोलने लगते हैं लोग, "अरे! आप टाइम पास कर रहे हैं अपना।" तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मिनिमम 3 साल मान के चलना चाहिए उनको, कि 3 साल तैयारी में कर। मेरा लड़का जो है, उसके बाद मैं उसे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन करूँ। पहले दे देता है रिज़ल्ट तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा। हमारे कोचिंग में कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जो है, जो भी बच्चे आएँ, और जितने भी आए उनके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया था। किसी को ज़्यादा समय लग गया, किसी को कम समय लगा। हाँ, फंडामेंटल मजबूत होगा, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं इस मसले को लेकर के कि जो है, जो एक बच्चे टेस्ट आएँ, रखें। हाँ, थोड़ा-सा स्क्रीनिंग किया जाए उस चीज़ में। हाँ। और लेकिन विलेज लेवल पे हमारा जो पढ़ाई चल रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें से निकले उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। क्योंकि जी। समझे-समझाए रहेंगे हम लोगों के, और उसमें बिल्कुल। से एक अच्छा जो है, जो जो मूवमेंट हम लोगों का है, वो कामयाब होगा उस चीज़ में, और देश की प्रगति में जो है बहुत ही अच्छा रोल निभाएँगे वो।
जी। अच्छा, एक दो सवाल और है, फिर खत्म करते हैं। जैसे आपने बता दिया कि 3 साल मान के चलना चाहिए, अभी कोचिंग का भी आपने बता दिया कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए हम एक सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताए कि बच्चे क्या, मतलब अपने समाज के बच्चे किधर फोकस करें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अब मजहर भाई, कि बच्चे भी ना, उनके पास उतना ऑप्शन होता नहीं ना, उतना वो पढ़े होते हैं, देखे भी नहीं होते, तो उनको पता ही नहीं होता कि किधर जाऊं कि अपॉर्चुनिटी मिले। मैं एक बात जैसे कि अब बीएड की एक होड़ लगी हुई है, तो सारे सब बीएड ही कर रहे हैं। एक वक्त में इंजीनियर की होड़ लगी थी, तो सब इंजीनियर बन रहे थे। तो थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि आपका एक अनुभव है, कि अभी वो क्या अपॉर्चुनिटी है कि अगर बच्चे हमारे 12 पास हुए बच्चे अगर उस लाइन में जाएं, तो उम्मीद है कि 5 साल बाद या 7 साल बाद उनको जॉब मिल जाएगी। जी, जी। देखिए, मैं बताऊँ कि आप बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ मैं, और मैंने भी बताया था इस बात को कि जनरली जब भी 12th पास करते हैं तो जो मैथ स्ट्रीम लेते हैं, बायो स्ट्रीम लेते हैं, अपने कम्युनिटी में देखेंगे। तो उसमें मैथ वाले जो इंजीनियरिंग लाइन पकड़ लेता है, वो बायो वाला जो है पकड़ लेता है जो है मेडिकल लाइन। लेकिन इन इस दोनों स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वजह ये है क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो उनको दूसरे जो सेक्टर में वो नज़र ही नहीं आता है कि अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि वो ये लोग ये देखते हैं कि मेरे घर में जो है फलाना आदमी अ ये बन अ, गया। ये बन गया, वो बन गए। अच्छा, अब जैसे मैं अपने अपने मैं अपने फैमिली में लूँ, तो मेरे रिलेटिव्स में जितने भी हैं, अधिकतर इंजीनियर मिलेंगे आपको। तो वो ये चीज़, यही चीज़ है कि जैसे आपने क्या नहीं कहा, जैसे बोलते हैं भेड़-चाल, तो आदमी ये दो देखता है ना कि हाँ, अच्छा, ये मैं टीचर बन गया तो टीचर बनना बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ तो फ़ायदा मिलता है, गाइडेंस तो मिलता ही है उस क्षेत्र में जाने का, क्योंकि घर के लोग हैं, घर में इतने लोग हैं, जब आपके घर में खानदान में 22 टीचर हैं, तो वो लोग जो है एक अच्छा जो है सपोर्ट कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा। और देखिए, इस समय जो है सरकार बहुत ज़्यादा बुलिश है डिफेंस सेक्टर में, और प्रधानमंत्री जी ने जो है रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर का नारा भी लगाया उन्होंने, कि बाहर से अब आप देख रहे होंगे कि पहले जो है हम लोग को देश जो है बाहर से इम्पोर्ट करता था रक्षा मामलों के सारे जो चीज़ है। अब जो है सारे इम्पोर्ट बंद हो गए हैं। तो रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में जो भी पोस्ट आ रहे हैं, जो भी कोर्सेज़ हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है 2030 तक जो है इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आएगा। ख़ास तौर से जैसे आपके पायलट हैं, उसके बाद जो है ड्रोनोग्राफ़ी जो चल रहा है इस समय, ड्रोनोग्राफ़ी में उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वो रहता है। उसके अलावा जो है क्लाउड मॉनिटरिंग है, कंप्यूटर क्षेत्र में देखेंगे आप। उसके अलावा जो है एक साइबर सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आपके कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस क्षेत्र में हम लोग बहुत छूटे हुए, उस क्षेत्र में हम लोग हैं ही नहीं। खास तौर से जुडिशरी में देखेंगे आप, तो जुडिशरी में हम लोग ना के बराबर हैं उसमें। यहाँ तक एक छोटे-मोटा वकील भी नहीं है, और ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। छोटे-छोटे मुद्दों को लेके ज़्यादा ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ होना ज़रूरी है, केवल डॉक्टर, इंजीनियर बनने से समस्या का समाधान नहीं है। मैंने देखा, देखिए, मैं मुझे कहना चाहिए, देखिए, यादव समाज ने बहुत ज़्यादा उन्नति की, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ अब्दुल्ला साहब, कि यादव समाज, आप देखेंगे कि डॉक्टरी क्षेत्र में उतना उन्नति नहीं किया है, और आपके जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में भी बहुत हैं। मैं उस सेक्टर में हूँ तो मैं देख रहा हूँ, उस सेक्टर में भी बहुत हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत हैं, लेकिन पीसीएसजे में भी बहुत हैं। देखिए, पीसीएसजे में कितना अपॉर्च्युनिटी है, खास तौर से लड़कियों के लिए। लेकिन उसमें भी मतलब वही चीज़ है ना, 2-3 चीज़ें उन लोगों ने सोच लिया कि मुझे टीचर बनना है, जो क्योंकि लोग फलाना फिर टीचर बन गए मेरे घर में, फलाना इंजीनियर बन गए, फलाना जो है डॉक्टर बन गए, तो उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप पसमानदा समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा देखेंगे आप मेडिकल लाइन में देखेंगे आप। आप उसमें देखिए जो है उनकी सफलता का रेट जो है सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन्स में है। तो मैं वही बता रहा था, मेडिकल लाइन्स में आप यादव समाज को नहीं देखेंगे।
तो उस वक़्त भाई मेडिकल लाइन में मैं डॉक्टर से मुझे फैसिलिटी लेना है, कोई उससे बहुत ज़्यादा वो चीज़ तो नहीं होता, मैं तो हायर कर लूँगा। हालाँकि मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, कोई चीज़ कॉपी करना है, लेकिन हम लोग को भी देखेंगे तो हम लोग भी किसी क्षेत्र में बिल्कुल पूरी तरह से निल है। और मैं जिन सेक्टरों की बात बताया आपको, जैसे जुडिशरी हुआ और कॉमर्स वाले सेक्टर में देखेंगे आप, तो जब इन सब कॉमर्स के सेक्टर में, जुडिशरी सेक्टर पुलिस में ये वाले इतने इम्पोर्टेंट, मजहर भाई, पुलिस वाले क्षेत्र में, पुलिस का या सेना में, इसमें बहुत कम नजर आता है अपने समाज में। ये इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि पसमानदा समुदाय के नहीं, आप देखेंगे कि हिंदू समाज में जो कायस्थ है या वैश्य समाज के लोग हैं, आपको पुलिस में नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो सीधे जो है मतलब ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे दिखेंगे, आईपीएस, आईपीएस। हाँ, पीपीएस। वही मनोदशा थोड़ा-सा हम लोगों का भी है। तो उसको उस वे में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना चाहिए, मेरा मानना है कि आप किसी लेवल में तो हो, कम से कम ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे हो। और थाने में हम लोगों को जो है ये बात हकीकत है कि जो है ना होने की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी जी। क्योंकि जो है जब रिप्रेजेंटेशन कहीं पे नहीं रहेगा तो वहाँ आपकी सुनवाई थोड़ा-सा कम हो जाती है। तो जी थाने में जो है होना बहुत ज़रूरी है, और थाने में अपना जो है आपने बिल्कुल सही फ़ोकस किया उस चीज़ पे कि भले इंटरेस्ट, किसी का तो इंटरेस्ट होगा ना। बहुत से लड़के हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है, हम्म। और जैसे मैं अपने मैं बताऊं मजहर भाई, हम अपने गांव में देखते हैं सुबह जी, दौड़ लगाने वाले लड़के, जो जी, जिनको सेना में जाना है या पुलिस में जाना है, आप देखिए वो अच्छे खासे, हमारे हिंदू समाज के लोग हुँ, अच्छे खासे बच्चे सुबह दौड़ लगाते हैं। बिल्कुल अपनी सही। तरफ के बच्चे जो है सुबह वो तफरी करने फजर के बाद निकलते हैं। हुँ, बहुत अंतर है। नहीं, सही ये बात है। मैं एक बार मैं बोला तो लोग गुस्सा हो गए मेरे ऊपर, लेकिन मैं मेरा फोकस ये था कि आप देखो यार, आप आपके साथ ही 12th किया वो लड़का है, जब मेरे हुँ, साथ जो 12th किए थे बच्चे, तो वो लोग 2-3 साल में वो लोग किसी सेना में घुस गए या सिपाही में घुस गए। सिपाही भर्ती होती थी, मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र है जहां भी पहुंचा हूँ, लेकिन बात मेरा कहना है कि हमारे समाज का रुझान ही नहीं था उधर। अगर मेरे अपने साथ के 10 लड़के दौड़ रहे होते तो मैं भी दौड़ रहा होता। देखिए बात सही कह रहे हैं। जो भी जो है प्रोफ़ेशन है, जो भी कोर्सेज़ है, उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन होना चाहिए। हर क्षेत्र में वो होना चाहिए उनको जो है। और मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे जब ज़रूरत पर बन जाता है ना कोई चीज़, जैसे कमी होने की वजह से जो है ज़रूरत बनता है, उस तरफ ध्यान जाता है लोगों का, अब जा भी रहा है। जी तो अब वो जो है उस पे फ़ोकस करेंगे। जी तो जी। लेकिन वही चीज़ है कि जो एक हाइट का भी फिजिकल वो चीज़ का मसला होता है, तो उसके लिए तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे 12th 10th के पास जो है बच्चे जो है अभी उनको तैयारी पे शुरू कर देना चाहिए फोकस पे। वैसे ही अपने फिजिकल उसमें जो है अपने दौड़ना, शरीर भागना, खाना। फिजिक्स पे भी जी ध्यान देना चाहिए उनको, दौड़ना-वोड़ना, रन वो करना, ये सब चीज़ें। और मुझे लगता है कि दौड़-भाग ये सब करने से हाइट वेट जो है ना, वो ठीक हो हाँ, जाता है, बॉडी भी ठीक हो ठीक। जाता है। अगर उसमें सेक्टर में वो जाना चाहें तो बहुत अच्छा मतलब चीज़ है, और ज़रूरत है समाज को इन सब सेक्टरों में। जी जी। जी, सही सही कहा मतलब भाई हम दोबारा फिर जुड़ेंगे आपसे, दोबारा जब कई साथी सवाल लेके आएंगे कि क्या करें या कोचिंग कैसे ज्वाइन करें, क्या करें, तो उन सवालों के साथ हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी, शुक्रिया आपका भी। जय पसमादा। जय हिंद।